नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। जम्मू कश्मीर में भाजपा और पीडीपी की गठबंधन सरकार गिरने के बाद राज्य में राज्यपाल शासन लागू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल में चौथी बार राज्यपाल शासन लगा है। रमजान के महीने में सरकार के एकतरफा सीजफायर की नाकामी, ईद के एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कमेटी की प्रतिकूल रिपोर्ट, प्रतिष्ठित पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या जैसे घटनाक्रम के बाद ऐसी आशंका बनने लगी थी। कश्मीर में संघर्ष विराम उस समय हुआ जब आतंकियों पर भारी दबाव बनता दिख रहा था। उस समय राज्य में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था, जिसके तहत पिछले साल 213 आतंकवादी मारे गए थे। इस साल 2018 में भी शुरुआती महीनों में 65 से अधिक दहशतगर्द मारे गए, लेकिन एकतरफा सीजफायर के बाद भी शांति बहाली के लिए न तो आतंकवादियों और न ही हुर्रियत की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई। उल्टे इन दिनों में सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया गया और उसके बाद सरकार में वहां पर बीजेपी ने समर्थन वापस लेने के साथ राज्यपाल शासन। अब सवाल यह खड़ा होता है कि कश्मीर में अगला कदम क्या हो, सरकार किस तरफ आगे बढ़े और शांति कैसे वापस लौटेगी, समझेंगे अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में है अनिल चौधरी जी, है पूर्व सचिव आंतरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एम अंसारी साहब हैं, पूर्व वार्ताकार, जम्मू कश्मीर। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया साहब हैं, पूर्व डीजीएमओ, सर स्वागत है। और नसीर अहमद हमारे साथ कश्मीर से जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। शुरुआत अनिल साहब आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके के हालात हैं, चाहे वो सीजफायर का मसला हो जो कि मैं कहूँ कि विफल रहा है, या फिर सरकार की अस्थिरता और राज्यपाल शासन की तरफ राज्य बढ़ चुका है, कश्मीर नीति में अगला कदम क्या हो सकता है? कविन जी, मैं आपको याद दिलाता हूँ, यहीं पर चर्चा हुई थी सीज फायर के ऊपर, तो मैंने आपको कहा था ये सीज फायर नहीं था, सेसेशन ऑफ ऑपरेशंस था। पहले भी हुआ था और मैंने कहा इसके कामयाब होने का मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। एक तरफा है ये, क्योंकि आतंकवादी जो होते हैं अलगाववादी लोग, वो उनका ना धर्म है ना रूल्स, वो मानते नहीं हैं। आप मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। वही हुआ, वो आपने माना, उन्होंने अपनी मनमानी करी, मारते रहे, वो तो विफल होना ही था। जहाँ तक सवाल है राष्ट्रपति शासन की, ये इससे तो बेहतर होने चाहिए हालात। लॉ एंड ऑर्डर हैज़ टू बी मेंटेन इन जम्मू एंड कश्मीर। बाकी सब चीज़ें, पॉलिटिक्स पीछे जाएगी, ये अच्छी बात है। लॉ एंड ऑर्डर हैज़ टू बी मेंटेन, द पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस विल गेट अ फ्री हैंड। पॉलिटिक्स नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पिटाई करें लोगों की। उनको भी संयम बरतना पड़ेगा। ध्यान से जो कर रहा है गलत, उसको अरेस्ट करो, उसको पकड़ो, उसको कानून के दायरे में ले जाओ, फिर ये बात बनेगी। मेरे ख्याल से, मुझे तो उम्मीद है ये अच्छा कदम है। और देखिए, पीडीपी और बीजेपी का जब हुआ था तो एक तरफ से अच्छी मुझे लगा कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख मिलके साथ बढ़ेंगे, वो नहीं हो पाया। भाटिया साहब, क्योंकि अनिल साहब जिक्र करने से पहले भी जब सीजफायर हुआ और इससे पहले जब राष्ट्रपति शासन लगा, कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि बेहतर तरीके से आप काम को अंजाम दे रहे हैं, शांति की तरफ, स्थिरता की तरफ राज्य लौटता दिख रहा है। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद वो भ्रम भी टूटता रहा है। अगर आंकड़ों से देखें, आपके नजरिए से कश्मीर में अब क्या मुफीद बेहतर कदम अगला हो सकता है, जो हालात हाल के कुछ दिनों में सामने आए उसके बाद? जहां तक हालात का सवाल है, हालात इतने खराब हैं कि यहां से नीचे जा नहीं सकते हैं और इससे अच्छे ही होगा। और खास तौर से जो राज्यपाल जो गवर्नर रूल है, उससे इसमें 3 इश्यूज हैं मेन। सबसे पहले इशू तो सिक्योरिटी का है। बिना सिक्योरिटी के, बिना स्टेबिलिटी के, बिना शांति के डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। दूसरा इशू है सोशल और सोसाइटल इश्यूज हैं जो वहां पर अभी बहुत देखने को मिल रहे हैं, खास तौर से परसेप्शन मैनेजमेंट के, सोशल मीडिया के, और जो यूथ है, जो पत्थरबाज हैं, वो आ रहे हैं और उनको फंडिंग दी जा रही है, तो वो बहुत बड़ा इशू है। और तीसरा मेरे ख्याल से जो इशू हमें देखना चाहिए इसमें, वो है गवर्नेंस का या एडमिनिस्ट्रेशन का, जहां पर क्योंकि पॉलिटिकल हालात ऐसे हो गए थे कि उन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेस अगेंस्ट इतने सारी कार्रवाई करनी शुरू कर दी कि सिक्योरिटी फोर्सेस को ये नहीं पता लग रहा था कि क्या करना चाहिए।
अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं था कि सिक्योरिटी फोर्सेस अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करा जाए। हर बात, हर एक्शन पे आप देखें उनको, जो टेररिस्ट है उनको एम्बोल्डन किया जाता था। जबकि ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान, जैसे कि आपने पहले बताया, जितने टेररिस्ट थे ये बैकफुट में थे, इनके पास जो ऑपरेट करने की स्पेस थी बिल्कुल कम हो चुकी थी। और क्योंकि गवर्नमेंट, वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, और उनको हौसला मिला उससे, और खासतौर से सीज फायर के दौरान ये वापस आए हैं रिकूप करके, और इन्होंने अपनी मर्जी से जहां पर चाहा है वहां पर ऑपरेशन किए हैं। 3 गुना ज्यादा वायलेंस बढ़ गया है। तो अभी गवर्नर रूल आने से क्या होगा, जो सिक्योरिटी फोर्सेस वापस उसको वहां पर काम करेंगी और वापस शांति लाएंगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी बहुत मुश्किल काम करती हैं और हमेशा पीपल फ्रेंडली ऑपरेशंस करती हैं, सेंसिटिव हैं वो पीपल्स की, अपने जो कश्मीरी लोग हैं उनकी नीड को, और कभी भी जो ह्यूमन राइट्स है, जीरो एरर है वहां पर। तो इसलिए मैं सोचता हूं अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, जो प्रिसिशन ऑपरेशंस हैं, टारगेटेड ऑपरेशंस हैं, वो होंगे। और खास तौर से जो आतंकवादी हैं वहां पर, और जो टेररिस्ट, जो उनके आतंकवाद के लीडर्स हैं, उनको टारगेट करके उनको निकालना पड़ेगा। और शांति जब हो जाती है उसके साथ साथ गवर्नेंस पे ध्यान देना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। और खास तौर से जो यूथ है वहां पर, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनको जो बढ़ावा मिल रहा है और जो फंडिंग जारी है वो रोककर वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चाहिए, वहां पर एजुकेशन ठीक चाहिए। तो ये सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज अकेले नहीं काम करेंगे वहां पर, हर एक को मिलकर काम करना पड़ेगा। और ये गवर्नर रूल के नीचे जो है वो ज्यादा अच्छा होगा। नसीर, मैं आपको लाना चाहूंगा चर्चा में, क्योंकि आप लंबे समय से कश्मीर में हैं, वहां पर पत्रकारिता कर रहे हैं और अलग अलग सरकारों को, अलग अलग सिस्टम को काम करते हुए, और मैं यूं कहूं कि अलग अलग पॉलिसी जब इंप्लीमेंट की गई, कभी नरम कभी गरम, उन सबको आपने करीब से देखा है। जो ताज़ा हालात इस वक्त हैं, क्या ये कहना सही है या कितना सही है कि राष्ट्रपति शासन के बाद वहां पर सुरक्षा बलों के पास ज्यादा अधिकार, या फिर वो बिना राजनीतिक दखलंदाजी से बेहतर काम को अंजाम दे पाएंगे? और क्या इससे पहले राजनीतिक दखलंदाजी उनको अपने काम को अंजाम देने में रोक रही थी और ये हालात में परिवर्तन के लिए एक मील का पत्थर हो सकता है? देखिए, इस सवाल का जवाब जो है वो मैं ऐसे भी देना चाहूंगा कि अगर आज ही आपने देखा जो कि सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहले ही इस सवाल का जवाब दे दिया कि चाहे यहाँ पे जो कि कॉलिशन, जो गठबंधन सरकार थी, उस वक्त भी उनके पास कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था किसी भी तरफ से, जबकि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस सुरक्षा बल चला रहे थे। और अब ये कहना हो कि जब से आज जो गवर्नर रूल, राष्ट्रपति शासन जो लग गया, उसके बाद जो सुरक्षा बलों को और ज्यादा जो इख्तियारात मिलेंगे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में, तो ये शायद सही नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही सुरक्षा बलों के पास बहुत सारे, मतलब इतने तो जो फैसले लिए जाते हैं, ग्राउंड कमांडर्स जो है, जब एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस होते हैं, जब एनकाउंटर्स होते हैं, तो जो लोकल कमांडर्स है वो ही वहां पे फैसला, उसमें कोई राजनीतिक ऐसी लीडरशिप नहीं है जिनको कि ये पहले बताया जाता है कि क्या हम इस एरिया में घुसें, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन करें या ना करें। तो वो सब शायद ठीक नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जो कोalition सरकार थी बीजेपी और पीडीपी में, उसके दौरान जो हालात है, खासकर अगर हम देखें साउथ कश्मीर में, उसमें तीन डिस्ट्रिक्ट्स, खासकर चाहे अनंतनाग हो, पुलवामा हो, शोपियान हो, कुलगाम हो, 4 डिस्ट्रिक्ट्स, इनमें हालात जो है वो काफी खराब हो गए थे। न सिर्फ एनकाउंटर्स, न सिर्फ अटैक्स सुरक्षा बलों पे या आम लोगों पे, बल्कि जो एक चिंताजनक बात जिसकी तरफ देखना चाहिए वो ये है, सबसे चिंताजनक बात, कि हर हफ्ते में कम से कम 3 या 4 युवक जो है वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस नए ज्वाइन कर रहे हैं। और ये जो 4 लोग हैं, अगर इनको नहीं रोका गया तो ये 440 भी बन सकते हैं और 400 भी बन सकते हैं। और जो अभी तक नंबर अगर इकट्ठा किया जाए कि पिछले 3-4 महीनों में जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस में नए लोग गए हैं, वो नंबर बहुत ज्यादा है। और आने वाले दिनों में अगर एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन, हालांकि जो सीज फायर के दौरान बंद किया गया था 1 महीने के लिए, अब फिर से अगर वो शुरू किए जाए, क्योंकि एक और ट्रेंड यहाँ कश्मीर में, वो भी बहुत बड़ी खतरनाक ट्रेंड स्टार्ट ये हो गई है, जिससे कि सिविलियन कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होती है। वो ये कि जहां पे भी मुठभेड़ होती है सुरक्षा बलों और मिलिटेंट्स के बीच, वहां पे
आम लोग जो है वो चले जाते हैं और वहां पे पत्थरबाजी करते हैं, जिसके जवाब में गोली चलाई जाती है और वो लोग मारे जाते हैं। तो ये जो है इससे काफी ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटी होती है, और ये सिविलियन कैजुअलिटी जो है एक बहुत ही बड़े तबके को एलिनेट करती है, नाराज करती है, जो कि रुक जाना चाहिए। और सरकार को, चाहे अब यहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या चाहे केंद्र सरकार हो, इस चीज पे वो सब कुछ देखना चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए। आप कर रहे हैं जो बात नसीर कर रहे हैं अंसारी सर, जिस तरीके के हालात रहे हैं, ऐसा लगा था कि हमने कई सारे विकल्प दिए, कदम उठाए, लेकिन उनके नतीजे उतने सकारात्मक नहीं दिखे। तो ऐसे में अब रास्ता बचता क्या? क्योंकि अलग अलग हम दलों को देख रहे हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय आ रही है, या फिर मैं कहूँ मांग है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रवैया थोड़ा सख्त करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नरम रवैये के जरिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपका एक लंबा अनुभव रहा है, क्या है आपकी राय? मैं इसको यूँ समझता हूँ कि एक तो पीडीपी और बीजेपी की जो अलायंस थी, और जो हमारे लोकतंत्र में इसका जो प्रावधान है उसके तहत देखा यह गया है कि आइडियोलॉजिकली दोनों डिफरेंट थी, फिर भी वो एक अम्ब्रेले के नीचे आए और उन्होंने एक अपना रोड मैप भी तैयार किया, एजेंडा ऑफ अलायंस। वो किसी वजह से कुछ इम्प्लीमेंट हुआ या कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो उनकी अच्छाइयाँ या उनकी कमियां जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। तो एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा मौका, एक अपॉर्चुनिटी थी इस अलायंस में, कि बावजूद इसके कि आइडियोलॉजिकली वो डिफरेंट हैं, लेकिन दे हैड कम टुगेदर टू इम्प्लीमेंट समथिंग एक्सेप्टेबल। जो वो था उसमें मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक नाकामी मिली है, जो बड़े अफसोस की बात है। दूसरी बात ये कि जब ऐसा इनकी सरकार अगर गिर भी गई और ये अलग हो गए, तो अब गवर्नर रूल में ये बहुत अच्छा मौका फिर है सेंटर के लिए कि वो जो डेवलपमेंट और वेलफेयर से रिलेटेड स्कीम्स को जो चलाना चाहते थे, अब वो बखूबी उसको चला पाएंगे। और जहाँ रहा मिलिटेंसी से का जो सवाल है, तो जैसा नसीर ने कहा, और उस बात से मैं एग्री करता हूं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी फ्रीडम पहले भी रही, उनकी काम में कहीं मुदाखलत, कहीं इंटरफेरेंस नहीं हुई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं होगी। तो मैं समझता हूं उस काम में तेज़ी होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा जो फ़र्क ये आएगा कि जो लोग इस अलायंस से बहुत खुश नहीं थे, वो नाराज़ थे, वो शायद अब खामोश होंगे। तो वो जो इनकरेज कर रहे थे मिलिटेंसी, उसमें मैं समझता हूँ कुछ कमी आएगी। दूसरी बात यह है कि चूँकि वहाँ के गवर्नर NN वोहरा साहब पिछले 10 सालों से हैं, और जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, समझता हूँ, मेरा जो उनसे कई दफ़ा इंटरेक्शन हुआ, वो कश्मीर सोसाइटी और स्टेट को और वहाँ के तमाम जो एक्टर्स हैं उनको अच्छी तरह से पर्सनली जानते हैं, समझते हैं, और उनका एक अपना ऑरा है, इतना अच्छा इन्फ्लुएंस है कि उससे अपने आप में बहुत सारा जो मिलिटेंसी गम व गुस्से की वजह से है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात ये कि पहले ये एक्सपेक्टेशन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेगी जिससे वो पॉलिटिकल जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व होगी, कश्मीर में सेपरेटिस्ट से बात होगी या पाकिस्तान से बात होगी। तो अब वो एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए कि ये न तो गवर्नर रूल का मैंडेट है, न तो स्टेट गवर्नमेंट का मैंडेट होगा कि वो पॉलिटिकल इश्यूज़ को वो रिजॉल्व करें। अब जो सामने जो सवाल होगा वो सिर्फ वेलफेयर और डेवलपमेंट का, और वो काम अच्छी तरह से चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो काम कर रही हैं उनके भी काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, इसलिए कि उनको पूरी फ्रीडम पहले भी मिली हुई थी और सेंटर आज भी देगी। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। ओके अनिल साहब, दो बातें, क्योंकि अब एक तो जो वेलफेयर के काम है, जिन स्कीम से जिनको इम्प्लीमेंट करने को लेकर ऐसी बातें सामने, आलोचना आ रही थी विरोधियों की ओर से भी कि राज्य सरकार उसको सही से लागू नहीं कर पा रही है या उनको लेकर विरोध दिख रहा था राजनीतिक तौर पर। वो अड़चन खत्म होगी जैसे कि अंसारी साहब कह रहे हैं। और दूसरा कि एक्शन को लेकर पहले भी आपके पास फ्रीडम था और अब भी फ्रीडम रहेगा। थोड़ा जो एक सॉफ्टवेयर दिखता था कि पत्थरबाजों को लेकर केस वापस किए गए जिसकी आलोचना हुई, या कुछ जगहों पर रमजान के सीज़फायर को लेकर आलोचना की गई, वो भी हर्डल्स खत्म होते रहेंगे। कविन जी, मैं ये मानता हूँ सबसे पहला काम है वहाँ प्रशासन को मजबूत करना और सुरक्षा और राज्य की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही समस्या जो है कश्मीर की बहुत जटिल है
आप ये मत भूलिए कि बगल में बैठा हुआ है पाक की आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी, पाक ISI, वो कश्मीर को ठंडा नहीं होने देगा, भरकस कोशिश करता आ रहा है और करता रहेगा। तो आपको अपने को मजबूती दिखानी है, जीरो टॉलरेंस फॉर गन्स, जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, बट संयम के साथ काम लीजिए। जैसे कि जो स्पेक्टेटर्स हैं, भाई वो भाई है, कश्मीरीज आर इंडियन, दे हैव बीन इन द पास्ट, बट अनफॉर्चुनेटली रिसेंट पीरियड दिस इज टेकिंग द बैक सीट। कंस्टिट्यूएंट्स अलग थे, देखिए जो सीटें जिसकी जितनी आती हैं वही सरकार बनाता है। PDP के शायद 28 थी, बीजेपी के 25 थे, उसकी 15 थी, उसकी 18, तो उसी से जो वोट्स हैं BTP के वो कश्मीरी मुस्लिम्स थे, बीजेपी के हिंदूज थे, तो उनमें टकराव तो होना था, लाजमी था। लेकिन प्रशासन को देखिए कदम उठाए गए हैं, उनसे बातचीत करने के जरिया भी दिनेश्वर शर्मा जी को वहाँ अपॉइंट किया गया, सबसे बातचीत करेंगे। और लेकिन जो लोग पीछे, पाकिस्तान जिनके पीछे है, वो उन बातचीत नहीं करने देगा, उनको इग्नोर करिए, लोगों से बात आगे बढ़िए, उनसे हाथ मिलाइए और उनके साथ चलिए कि हाँ ठीक है, जिसके पास बंदूक है वो नहीं हमारा, वो है हमारा एनिमी है। ये प्रशासन को वहाँ लागू करना बहुत ज़रूरी है, सबको मिलकर करना पड़ेगा। नॉट ओनली डिफेंस सर्विसेज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, JNK पुलिस का बहुत अहम रोल है। जब तक इंटेलिजेंस एक्शनेबल नहीं आएगी, सब मैं वहाँ ग्राउंड लेवल से बात करता हूँ, मैं इंटेलेक्चुअल लेवल एकेडमिक नहीं हूँ, ग्राउंड लेवल पे मैंने देखा है जो भी सक्सेसेस मिली हैं सिर्फ एक्शनेबल इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा अच्छी मिलती है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को, जो लोगों के साथ मिली हुई है। आर्मी के इंटेलिजेंस को इतनी अच्छी सक्सेस नहीं मिलेगी। जो नसीर कह रहे थे, ब्यूरो भी है वहाँ, जो नसीर कह रहे हैं वो भी एक बड़ी चिंता है कि साउथ कश्मीर में 4 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर ज़्यादा इनकाउंटर्स हुए, जहाँ पर ज़्यादा यूथ का मैं कहूँ कि झुकाव अलगाववादियों की तरफ या उसकी तरफ जाने का रहा है। एज अ पॉलिसी कश्मीर में क्या, जैसे कि हमने सीज फायर ओवरऑल लागू किया, कुछ इसी तरह की ओवरऑल पॉलिसी की बजाय हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जाना होगा या जाने की ज़रूरत है अलग अलग कदमों के साथ? देखिए पहले कुछ हद तक जो नसीर साहब ने कहा सही था, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, क्योंकि हिंसा हो रही है श्रीनगर में, दिन दहाड़े लाल कुआं में हुआ है, तो ये आप क्यों कहेंगे कि सिर्फ आप साउथ कश्मीर देखिए। दिन दहाड़े आपने लाल चौक पे मारा है और उसके PSOs को मारा है, तो श्रीनगर में, गंदरबल में भी हुआ है, सब जगह हुआ है। तो इस तरह मेरे ख्याल से उसको डिवाइड करके नहीं, सब जगह हमारी जो है हमारे दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। जो देखिए बहनें हैं, माताएं हैं, पिता हैं, भाई हैं, उनके साथ आप भाईचारा रखिए। स्कूल में मास्टर्स हैं, तहसीलदार हैं, थानेदार हैं, चौकी इंचार्ज हैं, रोज़मर्रे की जो जिनको रोज़ी रोटी कमानी होती है, वो वाले हैं, हाउस बोट वाले हैं, उनकी रोज़ी रोटी पे जब लात मारी जाएगी, उनके साथ मिलके, और इन लोगों की जो बंदूक लेके चल रहे हैं पाकिस्तान के कहने पे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ओके, विनोद भाटिया सर, आपके नज़रिए से, क्योंकि कश्मीर में 2 बड़े इश्यूज़ हैं, अलग अलग उनको देखने की कोशिश करें जब भी एक्सपर्ट्स जो राय देते हैं, एक डेवलपमेंट को लेकर है और उसे इम्प्लीमेंट करने को लेकर, न कि सिर्फ स्कीम कागजों पर बल्कि ज़मीन पर कितनी उतरी और कितने लोग उसके साथ खड़े हो पाए, और दूसरा उन अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई का जो कि बंदूक उठाकर आप पर निशाना साध रहे हैं। देखिए दोनों साथ साथ चलना पड़ेगा। वहां पर सुरक्षा की स्थिति ऐसी है कि डेवलपमेंट हो नहीं सकती है। जिसके पास बंदूक है, जिसका AK-47 है, वो वहां पर डेवलपमेंट नहीं होने देगा। और जैसा कि सबको पता है और आपको भी पता है, ये बताया भी है, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी वॉर है। पाकिस्तान में उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, पाकिस्तान से आते हैं, तो सिक्योरिटी की वजह से वहां पर जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है और जो काउंटर टेररिज्म ग्रिड है, दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा। और काउंटर टेररिज्म खास तौर से आर्मी है, CRPF है, BSF है, और बहुत इंपॉर्टेंट है JNK पुलिस, ये आपने बिल्कुल ठीक कवर किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों को मिल के वहां पर सुधार करना पड़ेगा। और JNK पुलिस का हाथ इसमें बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जो एक्शनल इंटेलिजेंस जैसे बताया वहां से आती है। और ये जो पिछले पॉलिटिकल पैटर्नेज की वजह से मेरे हिसाब से इंटेलिजेंस आ रही थी, लेकिन उसमें भी कहीं कहीं पैटर्न मिलती थी उनको, खासतौर साउथ कश्मीर में। तो इसलिए इतने अच्छे वहां पर इंटेलिजेंस जो थी बावजूद की आ रही थी,
ठीक नहीं आ रही थी, अभी ज्यादा अच्छा होगा गवर्नर्स रूल के नीचे। तो ये एक सिक्योरिटी का मुद्दा है पहला, और सिक्योरिटी का सिचुएशन जब स्टेबिलिटी मिलेगी तो डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, प्रशासन ठीक करना पड़ेगा। अगर आप देखें J&K का जो बजट है लगभग 70,000 करोड़ रुपए का है साल का, और उसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेज का अपना बजट है, वो जो वहां पर डिप्लॉयमेंट है इतनी ज्यादा है, वो स्पेंड करते हैं, लेकिन वो पहुंचता नहीं है लोगों तक। वहां पर एजुकेशन स्कूल्स काम नहीं करते हैं, 1500 स्कूल्स हैं जो वहां कश्मीर में वो बंद रहते हैं, अधिकतर वो स्कूल काम नहीं करते हैं, रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा है। जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर का नैरेटिव नहीं है, वो नैरेटिव है लोग पाकिस्तान को विश्वास करने को तैयार हैं, जैसे बुरहान वानी का केस हुआ वहां पर, तो उस नैरेटिव पे लोगों ने उसको रोल मॉडल बना लिया। हमने कोई ऑल्टरनेट रोल मॉडल जो है उनका प्रोजेक्ट नहीं करने की कोशिश करी। तो ये सब एजेंसीज को मिलकर साथ चलना पड़ेगा, एक एजेंसी से नहीं होगा। ये सिक्योरिटी फोर्सेस को संभालना पड़ेगा, सिक्योरिटी सिचुएशन, और प्रशासन को, गवर्नेंस को संभालना पड़ेगा कि वहां पर एजुकेशन सिस्टम चले, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, वहां पर जो जैसे इकोनॉमिक सिचुएशन है वहां पर वो बढ़े। अगर अमरनाथ यात्रा है, जैसे वह 3 लाख अमरनाथ यात्री आएंगे तो वो वहां पर रोजी रोटी देते हैं, इकोनॉमिक बढ़ाते हैं। अगर वहां पर अमरनाथ यात्रा पर अटैक होता है तो ये यात्री रुक जाते हैं। उससे क्या होगा, जब विंटर्स आएंगी इनका काम नहीं रहेगा, वहां पर होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, पोनी वाले हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस पर डिपेंड करते हैं टूरिस्ट सीजन पर, और टूरिस्ट अगर नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। वैसे जो साउथ कश्मीर में खासतौर देखिए जो इंडस्ट्री थी वहां पर, वो बिल्कुल जैसे बैट्स बनाते थे, वो अभी खत्म होने को आ गई है, क्योंकि सिचुएशन जो है वहां पर सिक्योरिटी ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल से सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा, एक तरह से काम नहीं होगा, और पाकिस्तान और सब स्टेक होल्डर्स को एड्रेस करना पड़ेगा, और पाकिस्तान को कैसे करा जाए और टेररिस्ट को कैसे देखा जाए, ये मेन मुद्दा रहेगा यहाँ पर। और आर्मी को फ्री हैंड है वहां पर, और आर्मी अच्छा वहां पर ऑपरेशन कर रही है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था वहां पर, तो इसमें आर्मी को कंफ्यूजन होता था, क्योंकि आर्मी ने जब भी कोशिश करी कुछ करने की, वहां पर उनके अगेंस्ट FIR लॉन्च किए गए, उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दी गई, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा वहां पर आर्मी को जो है कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि आर्मी वहां पर अपने फ्री विल से नहीं है, आर्मी को वहां पर सेंटर ने भेजा है, टास्क देके भेजा है, रोल देके भेजा है। और मैं बताना चाहूंगा कि जो आपकी आर्मी है वहां पर बहुत संयम से काम करती है, अच्छा काम करती है, उनको लेकर सपोर्ट की जरूरत होती है। ओके नसीर, 2 बातें, क्योंकि आप वहां पर जमीन पर हालात को देखते रहे हैं, 10वीं बारी राष्ट्रपति शासन लग रहा है। इससे पहले भी हमने देखा कि शांति को लेकर तमाम पहल या कदम उठाए गए हैं। पहले से हालात कितने अलग हैं और क्या नए कदम वो हैं जो आपकी नज़र में जो बेहतर नतीजे दे सकते हैं ज़मीन पर? देखिए, लगता तो ये है कि सबसे पहले जो अभी जो शुरुआत की जानी चाहिए वो यही कि देखिए, अभी तक जितने भी लोग अभी बोले और सभी ये कह रहे हैं कि उन लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी जिनके हाथों में बंदूक है, या देखिए अगर उन लोगों से बात नहीं की जाएगी तो फिर बताइए किन से बात करनी है, क्योंकि मसला तो वही है कि जिन लोगों के हाथ में हथियार है और जो कि नाराज है, एलिनेशन है, उन लोगों को ही तो आगे केंद्र सरकार के सामने आना है और बात करनी है। अगर उनसे बात नहीं करनी है तो फिर कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे बात की जाए और ये मसला हमेशा के लिए वो सुधर जाए। और देखिए, सबसे पहले कोशिश तो ये की गई थी जो कि गठबंधन अभी जारी था बीजेपी और PDP का, उसमें भी ये कोशिशें, जो कि हमें भी थोड़ी सी नॉलेज है उस चीज़ की, कोशिश ये हो रही थी कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत की जाए। हालांकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो कुछ चीज़ों को लेके नहीं दिया। लेकिन दूसरे ये भी इसकी भी जानकारी है कि ट्रैक 2 पे डिप्लोमेसी जो थी वो जारी थी, यहाँ तक की जारी थी कि जब तक जो सीज फायर की घोषणा की गई उसके बाद वो जो विड्रॉ किया गया तब तक भी कोशिशें जारी थी, और जब सीज फायर विड्रॉ किया गया तो उसके बाद उन कोशिशों में एक विराम सा लग गया। और कहने के मतलब यही है कि फिर से जो है बातचीत की कोशिश की जानी चाहिए, और उन लोगों से की जानी चाहिए चाहे उनके हाथों में बंदूक हो, चाहे उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनसे ये कहा जाए कि बंदूक छोड़ के सामने बातचीत के लिए आ जाए, वो एक शर्त हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर जो एलिनेशन है बहुत ज्यादा कश्मीर में, खासकर जो एक तबका है जिसमें जवान तबका, यूथ जो है, उसमें काफी ज्यादा एलिनेशन है, उनको आगे लाने की काफी ज्यादा जरूरत है। वो मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ दक्षिण कश्मीर में, बल्कि पूरे कश्मीर में उनको सामने लाने की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है, उनसे बात करने की जरूरत है। और साथ ही जो आप जैसे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन, वो कभी रुके नहीं, सिर्फ एक हद तक रुक गए जो कि युद्ध विराम की घोषणा की गई थी, उस वक्त रुके। और
वो तो वक्त जारी खत्म है हो ही रहा है, वो लेकिन जो आपने operations। 2 पॉइंट अहम कहे कि बातचीत होनी चाहिए, सबसे एलिनेशन जो हो रहा है उसको रोकने के प्रयास होने चाहिए, लेकिन भारत सरकार का रवैया साफ है कि अगर हाथों में हथियार है और वो निशाना बना रहे हैं तो उनसे बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक कि वो हथियार को छोड़ नहीं देते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का इस बेहद अहम और जटिल मसले पर यह बताने और समझाने के लिए कि असल में जिस तरीके के हालात कश्मीर में अब हैं उसके बाद आगे के रास्ते या विकल्प क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर देखने के लिए लॉग इन कर सकते हैं youtube.com/rajsabha.tv/देश-देशांतर। अपना मेल हमें भेज सकते हैं आप जीमेल पर dd.rajsabha.tv@gmail.com पर। और आप दर्शकों की राय और सुझाव लगातार हम अपने कार्यक्रम में दिखाते हैं। हमारे दर्शक हैं जिन्होंने लिखा है बीजेपी पीडीपी गठबंधन पर हमने 19 जून को कार्यक्रम किया था, जिस पर उन्होंने लिखा कि सर मैं IAS एस्पिरेंट हूँ और आपका प्रोग्राम संतुलित, समन्वित, तार्किक, तथ्यपरक और विशेषज्ञता से परिपूर्ण है और इस प्रयास के लिए आपका आभार। आप यूं ही हमें अपनी आलोचना, सुझाव और राय भेजते रहिए। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।